20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। अगले 20 मिनट आपको देश और दुनिया के हम 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पुलिया पर ट्रकों में लगी आग जिसने भी देखी उसका कलेजा मुंह को आ गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी तो थी, लेकिन आग के गोले में तब्दील हो चुके दोनों ट्रकों में लगी आग को बुझाना मुश्किल हो रहा था। पुलिया पर धू धू कर जल रहे इन दोनों ट्रकों की ये तस्वीरें जयपुर के दूदू से आई हैं, जहां हाईवे पर एक ट्रक और एक मिनी ट्रक ने अचानक आग पकड़ ली। ये आग इतनी भयावह और इतनी तेजी से फैली थी कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और उन दोनों की अंदर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर जा रहे थे कि दूदू पुलिया पर अचानक मिनी ट्रक की सामने चल रहे ट्रक से टक्कर हो गई और इस टक्कर की वजह से इन दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग लगने के बाद मिनी ट्रक का ड्राइवर और खलासी तो बाहर निकल आए, लेकिन ट्रक के ड्राइवर खलासी बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। ऐसा लगा कि प्रशासन ने किसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो और एक एक किसान को पकड़ पकड़ कर इस कदर पीटा जा रहा हो मानो वो अन्नदाता नहीं वांटेड अपराधी हो। किसानों को पीटते वक्त प्रशासन की टीम ने ये तक ख्याल नहीं रखा कि महिलाओं और बच्चियों को बख्श दिया जाए। 15 साल की इस बच्ची को देखिए, कैसे चलती गाड़ी में इसे घसीटा गया और फिर नीचे फेंक दिया गया। किसानों के साथ बर्बरता की ये तस्वीरें जालौर के सांचौर से आई हैं। बताया जा रहा है कि भारत माला प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जो जमीन ली गई है, ये किसान उसी जमीन का उचित मुआवजा मांगने के लिए जमा हुए थे। जब इस बात की खबर लोकल एसडीएम को मिली तो वो दल बदल के साथ मौके पर पहुंच गए और किसानों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एसडीएम साहब ने एक किसान को पैरों से ठोकरें भी मारी। आपको बता दें कि भारत माला प्रोजेक्ट के लिए जमीन 45,000 रुपए बीघा की दर से एक्वायर की गई है, जबकि यहाँ के किसानों का कहना है कि इन जमीनों का बाजार भाव 10 लाख रुपए बीघा है। इसे लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी सुनवाई चल रही है। शराब का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो अंदाजे बयां कुछ ऐसा ही नजर आता है। तुम वीडियो बना ले हो, तुम पहले बना ले, मेरे घर पे सुने, जिसको माना है वो ही आता है, ध्यान रखना। भरतपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये लोग शराब के नशे में उत्पात मचाते हैं, आने जाने वालों को परेशान करते हैं, टोकने पर गाली गलोच पर उतर आते हैं। मनोज शर्मा का आदमी हूँ, तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। भरतपुर से आई ये तस्वीरें सारस पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मामा चिकन रेस्टोरेंट के बाहर की हैं। यही पास में सांवलिया दास अस्पताल भी है और इन शराबियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के उन परिजनों से भी बदसलूकी की जो किसी काम से बाहर निकले थे। की जा रही है, पार्टियां मन रही हैं, जबकि ये होम डिलीवरी के लिए आज की डेट में राजस्थान सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। उसके बाद भी यहाँ दारू पी रही हैं, जनधन मर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं और फिर यहाँ गाली गलौज हो रही है। सामने हॉस्पिटल है, लेडीज भी आ रही है। खास बात यह है कि शराब के नशे में ये शराबी मामा चिकन रेस्टोरेंट वाले पर ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत देर रात ये रेस्टोरेंट खुले क्यों थे और क्या इन लोगों ने शराब भी इसी रेस्टोरेंट में बैठकर पी थी। शराबियों के साथ साथ रेस्टोरेंट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हंगामा होते देख आनन फानन में रेस्टोरेंट बंद भी कर दिया गया था। शादी के लिए बारात निकली तो अब बाराती बेफिक्र हो उठे, चेहरे पर से मास्क हटाया और शुरू हो गए डीजे की धुन पर ता थैया करने। बारातियों ने ऐसा धमाल मचाया कि ऐसा लगा जैसे कोरोना वायरस का दी एंड हो गया हो।
न मुख्यमंत्री की अपील का असर दिखा, न प्रधानमंत्री की चेतावनी का। कुछ था तो बस म्यूजिक की तेज धुन और उस धुन पर मदमस्त बाराती। भरतपुर में रात 8 बजे के बाद इस तरह के बारात निकालने पर सख्त पाबंदी है। बारातियों की संख्या को लेकर भी सख्त गाइडलाइन जारी है, लेकिन ना तो यहाँ किसी ने बारातियों की संख्या पर ध्यान दिया और न वक्त की परवाह की। मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दूसरे प्रोटोकॉल की बात इस बारात के लिए बेमानी थी, लेकिन भरतपुर में सो रहे प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और किसी ने जाकर ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि ये हो क्या रहा है। बसों के ऊपर हाथ में तिरंगा और दिल में जोश और जुनून लिए ये उन जवानों का काफिला है जो सेना में भर्ती होने के लिए निकले हैं। राजसमंद से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजमेर में होने वाली सेना भर्ती परीक्षा के लिए ये किस कदर तैयार है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा बसों में राजसमंद के 1000 से ज्यादा युवा अजमेर के लिए निकले हैं, जहां सेना में शामिल होने के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। खास बात यह है कि भीम कस्बे के पाटिया स्टेडियम से जब इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए विधायक सुदर्शन सिंह रावत यहां पहुंचे तो इन युवाओं ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। युवाओं को अजमेर रवाना करने आए विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने इन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे ही युवाओं की वजह से राजसमंद को उसकी आन बान और शान के लिए पहचाना जाता है। भीम और देवगढ़ का बच्चा बच्चा जीते और आप कामयाब होना, अच्छे तरह से दौड़ना, पूरी ताकत के साथ, पूरी टाइमिंग के साथ, और भगवान आपको सफलता देगा, माता जी आपको सफलता देगी। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में काम कर रहे स्वच्छता गृहियों ने सीएम के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए इन स्वच्छता गृहियों ने सरकार से ये मांग की है कि राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत सबसे पहले इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वो ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता के लिए सालों से काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने स्तर से घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, साथ ही ओडीएफ कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत डीआरजी और स्वच्छता गृहियों को नियमित किया जाए और इन्हें सामुदायिक शौचालय के रख रखाव की जिम्मेदारी दी जाए। के तहत सन 2015 से जो हम स्वच्छता गृह के रूप में काम कर रहे हैं, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी पंचायत लेवल पर एक वर्कर लगाया जाएगा 2 अक्टूबर सन 2021 को। वो जो जगह रहेगी वो है राजीव गांधी युवा मित्र। उसके लिए हमारे इन स्वच्छता गृहों में से चयन किया जाए। कुछ डीआरजी जो है कि गवर्नमेंट या सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ हमें परमानेंट जोड़ दी जाए ताकि हमारा समय और टाइम बर्बाद ना हो। प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीरें दौसा की धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी की हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि उनके इलाके की सड़कें पिछले कई सालों से खराब हैं। बारिश होते ही इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक कराने के लिए कई बार उन्होंने शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से बात की, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में उनके सामने प्रदर्शन और आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी से उदयपुरा, भालपुर, नांदरी समेत दर्जनों गांवों को उपखंड सिकराय और नेशनल हाईवे 21 से यही सड़क जोड़ती है, जिसका हाल बेहाल है। मेहंदीपुर बालाजी से उपखंड मुख्यालय सिकराय के लिए बीच में दर्जनों गांव पड़ते हैं। लोगों को आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बारिश के दिनों में तो मतलब यहाँ से निकलना लोगों को दुश्वार हो जाता है। अवगत भी करा दिया है प्रशासन को, लेकिन कुछ नहीं सुना है। तो हम ये चाहते हैं ये रास्ता बिल्कुल सही कहाँ निकल रहा है रास्ते? जी सर, ये कहाँ तक जा रहा है रास्ता? ये रास्ता उदयपुरा और ठीकरिया है, सिकराय है, दर्जापुर पट्टीन है, नांदरी है, दर्जनों गांव इससे जुड़े हुए हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गुरुवार को बादल इस कदर बरसे कि दूर दूर तक पानी ही पानी दिखने लगा। बताया जा रहा है कि जितनी बारिश हर साल जैसलमेर में पूरे मानसून के दौरान होती है,
उतनी बारिश तो वहां केवल 2 दिनों में हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। जैसलमेर के एक गणेश मंदिर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मंदिर में इतना पानी दाखिल हो गया कि मंदिर में लटकी हुई घंटियां महज 1 फीट की ऊंचाई पर दिखने लगी। पानी ऐसे मंदिर में दाखिल हो रहा था जैसे किसी बांध के गेट से पानी छोड़ा जा रहा हो। मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए बनी कई सीढ़ियां तक पानी में समा गईं। मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के तमाम तालाब और नाले उफान पर हैं और ये हालात केवल जैसलमेर में नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में है। सीकर से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल को लहरों के साथ बहने से बचाते हुए दिखे। तेज लहरें केवल मोटरसाइकिल को नहीं बल्कि उन्हें भी बहाकर ले जा सकती थी। एक बार तो एक लड़के का हाथ अचानक छूट गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल और एक लड़का दोनों बह ही जाएंगे, लेकिन पास खड़े कुछ लोगों की चुस्ती ने उन्हें बचा लिया। जोधपुर में एसडीआरएफ के जवानों को बारिश और बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में अधिकारियों की मौजूदगी में जवान ट्रेनिंग करते नजर आए। सबसे पहले तो हौसला बढ़ाने के लिए देशभक्ति के गाने बजाए गए। इसके बाद उन्होंने नदी में डूबते लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग तरीकों को दिखाया, कैसे किसी को नाव के सहारे बचाना है और कैसे रस्सियों के सहारे नदी पार कराना है। ये सब एसडीआरएफ जवानों ने करके दिखाया। साथ ही सेल्फी के चक्कर में डूबते युवकों की लापरवाही को भी समझाया गया। खास बात ये रही कि इसमें जुगाड़ के तरीकों जैसे बोतल और घरेलू सामान के सहारे लोगों को रेस्क्यू करने के तरीके भी दिखाए गए। उस डेमो के द्वारा देखने का प्रयास हुआ कि हमारे जवान कितने फिट हैं, कितने त्वरित हैं और किसी भी आपदा पे किस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। जो एसडीआरएफ की टीम ने पानी में कुछ करतब भी दिखाए और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी भी तरह की आपदा से निपटने में सक्षम हैं। इसे आप आश्रम कहें, ऑफिसर्स की फैक्ट्री कहें या इसे ऑफिसर्स का उत्पादन करने वाला आश्रम कहें, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऑफिसर्स बने हैं। जी हाँ, ये श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम है, जहाँ इस बार आरएएस परीक्षा 2018 के रिजल्ट में 111 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें दिव्यांग भी शामिल है। कामयाबी पर आश्रम में जश्न का माहौल है। आश्रम के संस्थापक बेहद खुश हैं। ये जो 111 विद्यार्थियों की सफलता है, निसंदेह मैं इसकी शाब्दिक व्याख्या नहीं कर सकता। इसने आश्रम टीम में एक उत्साह का संचार किया है और हम में एक जोश, एक ऊर्जा भर दी है कि हम लोग प्रयास करें तो इससे भी बेहतर परीक्षा परिणाम निकाल सकते हैं। भाटिया आश्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आरएएस परीक्षा में सिलेक्शन पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी इस आश्रम में सैकड़ों ऑफिसर्स बन चुके हैं। एग्जाम के लिए जो चीज़ जरूरी है वो है कंटिन्यूटी। हमें निरंतर पढ़ाई करती रहना चाहिए और इसके साथ ही भाटिया सर का गाइडेंस जो कांस्टेंट सपोर्ट हमें देता रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं। पहले तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहती हूँ वो भाटिया सर को और भाटिया आश्रम की पूरे जो टीम है उसको देना चाहती हूँ। उसके बाद में मेरे माता पिता का भी बहुत सहयोग रहा है, फैमिली मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों की कुछ अहम खबरें। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा में गंजबा सौदा के लाल पठार गांव से आई हैं। यहाँ एक कुएं में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम यहाँ 14 साल का एक बच्चा कुएं में गिर गया था। उसे बचाने के लिए कुएं की मुंडेर पर लोगों की भीड़ लग गई और उसी दौरान मुंडेर धंस गई और 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर पड़े और पास की मिट्टी भी खिसक कर कुएं में चली गई। इस हादसे से गाँव में कोहराम मच गया। आनन फानन में यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ ही देर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और फिर लोगों को बाहर निकालने के लिए कुएं की खुदाई शुरू की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए, जबकि 19 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि कुएं में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं
और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां इलाज के दौरान एक लड़की की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हंगामा कर रहे लोगों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की की मौत से उसके घर वाले और रिश्तेदार इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने अस्पताल के अंदर रखे स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और बेड उठाकर बाहर फेंक दिए। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के अंदर भी तोड़फोड़ की। बताया गया है कि जिस लड़की की मौत हुई उसे एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इलाज में लापरवाही के आरोपों को गलत बता रहा है। इस पूरे हंगामे की वजह से अस्पताल में बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने एक थाने पर हमला कर दिया और दारोगा के साथ मारपीट की। बताया गया है कि 1.5 करोड़ की एक अंगूठी चुराने के शक में पुलिस एक लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले गई, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उस लड़के को छुड़ाने के लिए थाने पर आ धमके और हंगामा खड़ा कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोगों के साथ एक लड़का दारोगा के कमरे में घुसा। उस कमरे में एक कांस्टेबल भी था, जिसके बाद उस लड़के ने दारोगा को जोर से धक्का दे दिया। हमलावरों में कुछ महिलाएं भी थी। उनमें एक महिला उन पुलिस वालों को चप्पल दिखाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे कुछ लोग पुलिस वालों को पीटने के लिए उकसाते भी सुनाई दिए। इस बीच एक दूसरा लड़का तेजी से उस दारोगा के कमरे में दाखिल हुआ और उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। इस मोबाइल के जरिए वो हंगामा कर रहे लोगों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक छात्रा से अश्लील भाषा के इस्तेमाल के आरोप में एक प्रोफेसर की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, छात्रा के घर वालों ने भी प्रोफेसर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए। यहाँ तक कि गुस्साए लोगों ने उनके चेहरे पर कालिख पोती और फिर उन्हें पीटते हुए कॉलेज से बाहर लाया गया। इस पिटाई से प्रोफेसर के सिर से खून बहने लगा, लेकिन अपना आपा खो चुके लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो नारे लगाते हुए उन्हें थाने तक ले गए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आरोपी प्रोफेसर उस छात्रा से परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर कई दिनों से अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। मुंबई में शुक्रवार की अहले सुबह शुरू हुई बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें आने लगी। कुछ ही घंटे में अंधेरी, कुर्ला, हिंदमाता, सायन और चैम्बूर में सड़कों पर पानी भर गया और इसकी वजह से अंधेरी सबवे और मलाड सबवे को बंद करना पड़ा। बारिश का लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। हार्बर लाइन पर सीएसटी और मानखुर्द के बीच लोकल सेवा ठप हो गई। उधर गोरेगांव के शास्त्री नगर में बारिश के चलते कॉलोनी में कमर तक पानी भर गया और उस पानी में कई गाड़ियां डूब गईं। विद्या विहार कुर्ला के बीच भी लोकल देरी से चल रही थी, तो ट्रांस हार्बर लाइन पर भी लोकल 20 से 25 मिनट की देरी से चलने की खबर आई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया था और कहा था कि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश की वजह से मुंबई में मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी के पास रहने वाले करीब 1200 लोगों को बीएमसी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। बिहार में कई इलाकों में बारिश थमने के बाद भी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार के कई जिलों के सैकड़ों गांव पिछले कई दिनों में पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक गांव की तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले से भी सामने आई, जहां गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे रास्तों को पार करते दिखे। बारिश के बाद वहां नदियों के सैलाब ने गांव के कई रास्तों को नुकसान पहुंचाया, जबकि बाकी रास्तों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। बताया गया है कि इस गांव के ज्यादातर लोग वक्त रहते अपने घरों से सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल चुके थे, लेकिन उनकी मुसीबतें भी कम नहीं हुई। अपना घर में पानी है, घर में रह के साधन ना।
लोगों का आरोप है कि वो कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। यह जो है कुछ का साधन नहीं है, न खाने पीने का है, न रहने का। लोगों ने बताया कि इस बाढ़ का उनके काम धंधे पर भी असर पड़ा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रिहायशी इलाके में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस गया, जिस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद। बताया गया है कि वो मगरमच्छ करीब 6 फीट लंबा था, जिस पर जैसे ही इलाके के लोगों की नजर पड़ी वो घबरा गए। उन्होंने बिना देर किए मगरमच्छ पकड़ने की ट्रेनिंग ले चुके कुछ लोगों से संपर्क किया। वो थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। फिर मगरमच्छ पकड़ने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे वहां भीड़ जुटने लगी। मगरमच्छ किसी पर हमला न कर दे, इसलिए सबसे पहले उसके चेहरे पर एक बोरा डाला गया, जिससे उसका मुंह और उसकी आंखें ढक गईं। फिर बारी आई मुंह बंद करने की। इसके लिए एक टेप लाया गया, जिसे उस मगरमच्छ के मुंह पर चिपका दिया गया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए कुछ लोग उसके ऊपर बैठ गए। इतना सब कुछ होने के बाद उसके हाथ पैरों को भी रस्सी से बांधा गया, जिसके बाद उस इलाके के लोगों की जान में जान आई। मगरमच्छ पकड़ने की टीम में शामिल एक आदमी ने बताया कि उस मगरमच्छ को पकड़ पाना इतना मुश्किल क्यों था। बाहर आके बैठा था घर के पास, डंकी के पास, और वहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई थी। वो लोग उस मगरमच्छ को वहाँ से एक ऑटो में ले गए। बताया गया है कि बाद में उसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश और घुसपैठ की घटनाओं को नाकाम करने के लिए सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर ड्रोन दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे निपटने के लिए सेना ने पीओके में पाकिस्तानी सेना के बंकर और पोस्ट की निगरानी बढ़ा दी। इस बीच न्यूज 18 की टीम पुंछ के बीजी सेक्टर में पहुंची, जहां सेना के जवान ड्रोन के साथ ही आतंकवादियों की हर हलचल पर मुस्तैदी से नजर रखते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए सेना अमेरिका से मंगाई गई सिग सोअर राइफलों से अभ्यास करती नजर आई। अमेरिका में बनी इन राइफलों का निशाना बेहद अचूक माना जाता है और ये 500 मीटर दूर से भी दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। इन राइफलों में और भी कई खूबियां हैं। जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। इसके साथ ही एलओसी पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, ताकि आतंकियों के किसी भी प्लान को नाकाम किया जा सके। बताया गया है कि पीओके में कई आतंकी शिविर सक्रिय हैं और वहां से लगातार भारत में घुसपैठ कराने और ड्रोन भेजने की साजिश रची जा रही है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरों की। अमेरिकी फौज के लौटने का फायदा उठाकर अफगानिस्तान को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहे तालिबान ने इस बार पाकिस्तान की सीमा तक अपनी पकड़ का दावा ठोक दिया है। तालिबान ने ऐलान किया है कि उसने कंदाहार प्रांत में पाकिस्तान की सीमा पर एक अहम बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने दावा किया है कि उसने पोस्ट को तालिबान से छुड़ा लिया है। मगर तालिबान अपने दावे पर कायम रहे और बॉर्डर क्रॉसिंग पर अपने कब्जे को सबूत पेश करने के लिए उसने एक वीडियो भी जारी कर दिया। वीडियो में तालिबान के लड़ाकों और उनके सैकड़ों समर्थकों की एक टोली बॉर्डर क्रॉसिंग पर सरेआम अपना काफिला निकालती नजर आई। किसी भी देश की सीमा पर जहां फौज का सख्त पहरा रहता है, जिस हाई सिक्योरिटी जोन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां दूर दूर तक अफगान सेना का नामो निशान तक नहीं दिखा। तालिबान के लड़ाके मोटरसाइकिलों और पिकअप ट्रक पर सवार होकर बेखौफ घूमते रहे। यहाँ तक कि एक पिकअप ट्रक पर तो बच्चे भी सवार दिखे। पाकिस्तान के बॉर्डर से जो भी तस्वीरें सामने आई, उनमें अफगानिस्तान की तरफ लगी बाढ़ पर तालिबान का सफेद झंडा लहराता नजर आया। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू पर मंडरा रहे राजनीतिक संकट के काले बादल छटते नहीं दिख रहे। इस बार वहां राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार केको फुकिमोरी के समर्थकों ने अंतरिम राष्ट्रपति को निशाने पर ले लिया। पेरू में 6 जून को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिन पर फुकिमोरी ने वोटिंग में धांधली के आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट कराने की मांग की थी, लेकिन वहां की सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। इसी बात पर उनके समर्थकों घर से बाहर